नमस्कार दोस्तों, ईजी क्लासेस जो एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी हम लोगों का है, इस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग जो है पॉलिटी तो अभी हम लोगों का चल ही रहा था, उसके साथ साथ सैटरडे और संडे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हिस्ट्री का भी वीडियो बना करके हम लोग उस पर अपलोड करेंगे। इतिहास में जो इतिहास यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वह मेनली हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसमें आपका टेट, सुपर टेट, इसके अलावा यूपीएसआई, लेखपाल, जितनी भी और इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। बीच बीच में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन भी मिलेगा एक्सरसाइज के लिए, आप अपनी तैयारियों को चेक करते रहेंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, है ना। और साथ में जो लोग पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसको हम लोग छोड़ करके नहीं बल्कि समझते हुए चीज़ों को समझेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो पेन कॉपी लेकर के उसका एक नोट्स बनाइए, तभी अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और चीज़ों को तैयार रखना चाहते हैं तो आप पेन कॉपी के साथ प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, चीज़ें आपको ढंग से समझ में आएंगी और परिणाम भी बेहतर होंगे। इतिहास अगर इसका हम डिवाइडेशन करें तो आप जानते हैं कि इसको हम 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, इन सभी एग्जामों में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। हाँ, विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं जिनकी चर्चा बीच बीच में होती रहती है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, ठीक। तो हम भारत का इतिहास देखेंगे और उसी के संदर्भ में चीज़ों को समझेंगे। तो पहला सेगमेंट आता है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का अगर हम समय देखें तो यह प्रारंभ से लेकर के, यानी जब से मानव सभ्यता मिल रही है तब से लेकर के लगभग आपका जो इसका टाइम पीरियड है प्राचीन भारत के इतिहास का 1200 एडी तक का है, ठीक। अभी एडी बीसी का मतलब क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभिक समय से लेकर के 1200 एडी तक के कालक्रम की जितनी भी घटनाएं थी उसको हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के मध्य में डिस्कस करते हैं। इसके बाद लगभग 1206 ईस्वी से या एडी या ईस्वी से लेकर के 1707 एडी तक, ये जो लगभग 500 साल का इतिहास है, एक छोटा सेगमेंट है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से इसको जाना जाता है। 1206 ईस्वी जब इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई, है ना, तब से लेकर 1707 एडी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक, ठीक, ये जो आपका है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में चर्चा किया जाता है। और 1707 से लेकर के आज तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है, ठीक। हालांकि इसमें जब भी हम इन एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे तो जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हो जाता है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट के पार्ट हो जाते हैं। तो 1707 से लेकर के 1947 तक ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास होता है। कुछ शब्द जो आपको बार बार मिलेंगे, जैसे एक शब्द है बीसी, जिसको हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा
मसीह के जन्म से पूर्व की घटना है। ठीक, तो देखिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं, अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म को 0 ईयर्स मान लिया गया। इसके पहले की जो घटनाएं थी उनको हम लोग BC लिख करके इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले कोई घटना घटित हुई है तो उसको हम लोग 100 BC लिख लेंगे। 200 साल पहले की घटना होगी तो उसको 200 BC लिख लेंगे। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के 2 साल बाद कोई घटना हो या 100 साल बाद घटना हो तो 100 AD, 200 AD, इस तरीके से। जैसे अभी क्या चल रहा है आपका 2021 AD चल रहा है ना, या इसको हम लोग ईस्वी सन भी कहते हैं, 2021 ईस्वी सन। इसका मतलब है कि अभी ईसा मसीह के जन्म को 2021 साल हो चुके हैं, है ना। तो इसी बेस पर एक कैलेंडर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, बार बार BC और AD की चर्चा होती रहती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें, जैसे एक शब्द है सेंचुरी, दूसरा शब्द है दशक। ठीक, सेंचुरी को हिंदी में हम लोग सदी बोलते हैं। सेंचुरी, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी। 18वीं सदी, तो कौन सा ईयर इसमें आएगा, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जैसे जब बात होती है 18वीं सदी की, तो इसमें 1701 से लेकर के 1800 तक की घटनाओं को, यानी लगभग 100 साल की घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। इन घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं, सदी कहते हैं, यानी कि सेंचुरी कहते हैं। ठीक, इसके साथ साथ एक शब्द आता है डिकेड का, यानी कि दशक। तो दशक क्या होगा, तो 10 साल की घटनाक्रम को हम लोग दशक बोलेंगे, है ना। ऐसे ही डिकेड अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो 1700 S करके लिखा हो, इसका मतलब 1700 सेंचुरी की बात हो रही है। और 1700 सेंचुरी में 1700 से लेकर के 1709 ईस्वी तक के घटनाक्रम को हम शामिल करते हैं, है ना। और अगर हम इसको डेट वाइज देखें तो यहाँ पर भी 1 जनवरी 1701 से लेकर के 31 दिसंबर 1800 तक सदी में चला जाएगा। एस का मतलब हो जाता है डिकेड, इसको हिंदी में कहते हैं दशक, है ना। 10 साल का समूह और ये 100 साल का समूह। लेकिन आएगा क्या, 18वीं सेंचुरी का मतलब 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक के घटनाक्रम को हम 18वीं सदी कहते हैं, है ना। कई बार आप 18वीं सदी में तो 1800 ऐसा कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटना 1757 ईस्वी में घटित होती है, तो इसका मतलब यह 18वीं सदी की घटना है, न कि 17वीं सदी की, है ना, क्योंकि यह 1701 से 1800 के बीच में आएगा। तो ये सारे शब्द होते हैं जिसको स्टार्टिंग में ही कंफर्म कर लेना ज़रूरी होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इतिहास में किसी भी सेगमेंट को डिस्कस करने से पहले एक यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल फ्लो बनाया गया, ऐतिहासिक प्रवाह, जो आपको एक घटना को पूरे इतिहास क्रम से कनेक्ट करने में मदद करता है। इतिहास में देखिए जो हम इतिहास पढ़ते हैं वह जब से मानव जीवन की शुरुआत मिलती है तब से लेकर के आज तक का इतिहास हमें पढ़ना है, और इसको 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। अगर यहाँ पर हम देखें, जैसे अभी अभी हमने आपको पहले डिस्कस किया कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का भी अलग अलग कालखंड है, आपने इन सबको सुना होगा, लेकिन अगर एक बार इसे क्रम से आप स्टडी कर लेंगे तो किसके बाद कौन आता है, ये वाला कन्फ्यूजन आपका ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। सबसे पहले का जो काल उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जो प्रारंभ से लेकर के 3000 BC तक आपका होता है। मतलब जब से मानव जीवन प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के 3000 BC तक के समय काल को हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं हम लोग जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये पूरा वो टाइम पीरियड है जब कहीं कोई लिपि नहीं है, कहीं कुछ लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ गुफा चित्रों के आधार पर हम लोगों ने इस काल के बारे में कुछ बातें जानकारी मिला है। यहाँ से प्रश्न बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं।
प्रागैतिहासिक काल जो जीवन है वह वन से लेकर गांव तक की कहानी है कि कैसे मानव पहले गांव में वन में जंगलों में जानवर की भांति जीवन यापन करता था और फिर वह कैसे गांव में जाकर के इस्टेब्लिश हुआ यानी गांव में बसा। इसके बाद जो दूसरा आपको मिलता है प्रागैतिहासिक काल के बाद सिंधु सभ्यता, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता या भारत की नगरी सभ्यता, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। इसको चूँकि ये नदी के तटों पर आधारित नगरों से बनी हुई सभ्यता थी, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम सिंधु सभ्यता में 2500 BC से 1750 BC, हालांकि इसके कालक्रम में भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन फिर भी सर्वमान्य तिथि यही है कि इस समय के मध्य में जो भारत में एक सभ्यता थी उसका नाम क्या था, सिंधु सभ्यता था। और इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, यह भी हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में ही आता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जब इस सभ्यता का पतन होता है, इसके पतन होने के बहुत सारे कारण हैं। तो एक बार ये नगरी सभ्यता है, इसके बाद पुनः भारत में ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है वो वैदिक सभ्यता के रूप में 1750 BC से लेकर के 600 BC तक। यह इसका क्या है, कालक्रम है। इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला होता है आपका वैदिक काल जो 1750 BC से लेकर के लगभग 1000 BC के आसपास तक का टाइम पीरियड है। इसके बाद 1000 BC से 600 BC तक को हम लोग दूसरा, जिसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और इस घटना के या इस कालक्रम के इतिहास की जानकारी हमें मुख्य रूप से एक स्रोत है हमारे जो वेद हैं, 4 वेद वही हैं, ठीक। इनमें से ऋग्वेद जो वैदिक काल की जानकारी देता है और बाकी इसको वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और बाकी जो 3 वेद हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें देते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे वो जनपद का काल आएगा, 16 महाजनपद होंगे, जिनमें से मगध जो है फिर एक साम्राज्य के रूप में विकसित होगा और हर एक वंश की स्थापना होगी। तो प्राक मौर्य काल जो है वह महाजनपदों के उदय का काल है, जो 600 BC से 324 BC के बीच की घटनाक्रम को उल्लेखित करता है, ठीक। इसे महाजनपद काल भी बोलते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे मौर्य काल इस्टेब्लिश होगा, 322 BC से लेकर 184 BC तक मौर्य काल होगा। इसके बाद उत्तरवर्ती मौर्य काल यानी मौर्य काल के बाद के जो राजा होंगे यानी मौर्य काल अपने पतन की तरफ होगा। फिर भारत में एक दूसरा गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त साम्राज्य, जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, यह 319 BC से लेकर के, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 319 AD है ना, 319 AD से 550 AD तक के कालक्रम को हम गुप्त काल में, यहाँ देखिए 200 BC से 300 AD है, यानी कि 200 BC 0 से 200 साल पहले से लेकर के 0 से 300 साल तक का है ना, यानी टोटल कितना हो गया 500 ईयर्स की ये घटना है उत्तर मौर्य काल, है ना। उसके बाद फिर भारत में गुप्त काल मिलेगा आपको, फिर उत्तर गुप्त काल, और इसके बाद शुरू होता है आपका पूर्व मध्यकाल, है ना, जब हर्षवर्धन और कन्नौज का संकट आपको देखने को मिलता है इतिहास में, ठीक। और फिर मध्यकाल की शुरुआत होती है भारत में 1200 AD से लेकर 1707 AD तक। इसे 1200 क्या 1206 कह लें, जब मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना भारत में होती है और इल्तुतमिश गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक है ना गद्दी पर बैठता है, तो मध्यकाल की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। और मध्यकाल का अंत जो है 1707 AD औरंगजेब की मृत्यु से ही, है ना, भारत में ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद का टाइम पीरियड जो 1707 AD से लेकर के आज तक का है, इसको हम लोग आधुनिक काल या आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। अब यदि ये जो 3 विभाजन है उसके आधार पर आप विभाजित करें तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जो सबसे बड़ा है आपका ये पूर्व मध्यकाल तक की घटनाओं को हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। मतलब कि प्रारंभ से लेकर के 1200 AD तक की 1200 ईस्वी तक की घटना को हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। 1200 से लेकर के 1707 लगभग 500 साल की घटना को हम मध्यकाल यानी मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक, जिसमें मुख्यतः 2 ही हैं। मध्यकाल में आप देखेंगे एक तो दिल्ली सल्तनत है जिसमें वो 5 है ना गुलाम वंश
और उसके बाद आपका खिलजी वंश है ना, उसके बाद फिर आपका तुगलक वंश, ठीक, और सैयद वंश और लोधी वंश है ना, ये 5 दिल्ली सल्तनत में आते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरू हो जाता है 1526 से भारत में मुगल वंश। ये 2 प्रमुख वंशों का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, मध्यकाल में। इसके अलावा दक्षिण में भी कुछ अन्य मिलेंगे आपको, तो ये देखिए मराठा साम्राज्य भी इसी समय में है, विजयनगर साम्राज्य भी है, बहमनी साम्राज्य भी है, तो इन सब का भी अध्ययन इसी मध्यकाल के टाइम पीरियड में हम लोग करते हैं। लेकिन मुख्यतः उत्तर भारत में यदि आप देखें तो दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल वंश। और औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, स्वायत्त राजाओं का उदय होगा, तो वहाँ से और यूरोपियन जो हैं जिनका भारत में आगमन स्टार्ट हो जाता है, वह अब कंपनी जो व्यापार से वहाँ से साम्राज्य तक इस्टेब्लिश होने की जो कहानी होती है, उसको हम लोग आधुनिक काल में अध्ययन करते हैं। ठीक, हिस्ट्री के इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसी सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो चर्चा प्रारंभ होगी वह आधुनिक काल पर ही होगी, और ये पूरा जो सीरीज हम लोग का चलेगा वह मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। तो एक बार इस फ्लो को आप नोट कर लें और इस तरीके से इस क्रम को आप याद रखें, पूरा इतिहास का एक रोड मैप आपके दिमाग में बना रहेगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक यही है, 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, है ना। ऐसा क्या हुआ कि नए नए राज्यों की स्थापना 18वीं सदी में होने लगी भारत में, ठीक। और हुआ क्या था कि राज्य इस्टेब्लिश होने लगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी का मतलब हो गया कि जो हम आज कालक्रम डिस्कस करेंगे वह 1701 से लेकर के 1800 तक की ईस्वी का, है ना। और इसी के बीच में भारत में नए नए स्वायत्त राज्य, स्वायत्त का मतलब होता है ऐसे राज्य जो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न हैं, संप्रभुता को धारण किए हुए हों, है ना। उनको अपने विदेशी संबंध के लिए, अपने राज्य में शासन के लिए किसी दूसरे, है ना, राज्य या किसी दूसरे जो है शासक के ऊपर निर्भर नहीं रहना होता, है ना। ऐसे राज्यों को हम लोग स्वायत्त या संप्रभु राज्य बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मुगल सम्राट था पहले, ठीक, इसके पहले की बात बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो मुगल सम्राट में सबसे ऊपर तो बादशाह होता था, इसके बाद यह अपने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में, जिसे सूबा कहा जाता था, सूबों में बांट कर रखता था, ठीक है। और सूबों के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। जैसे मान लीजिए यह एक सूबा हो गया, ठीक, यह भी सूबा हो गया, और सूबे का जो मालिक होता था उसे क्या कहा जाता था, सूबेदार। तो 1707 ईस्वी में, हालांकि माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये बात आप जानते रहिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की गद्दी पर बैठते ही जो है मुगलों का पतन भारत में प्रारंभ हो गया था। अगर इसके कारणों की हम चर्चा करें, जिसके कारणों से प्रश्न आपसे आधुनिक भारत के इतिहास में पूछा गया है, तो प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। तो इसको छोटे छोटे पॉइंटों में अभी हम चर्चा कर देंगे आपके सामने। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन का जो हुआ भारत में, उसका प्रमुख कारण सबसे पहले तो एक था कि कट्टर व रूढ़िवादी धार्मिक नीति, ठीक। यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, कई बार क्वेश्चन आने के बाद हम उस पर ध्यान देते हैं कि औरंगजेब से पहले जो शासक हुए थे, विशेष रूप से अकबर, जहांगीर और शाहजहां, अगर इनके शासनकाल को देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका शासनकाल धर्मनिरपेक्ष शासनकाल था, ठीक। किसी एक विशेष धर्म से प्रभावित शासनकाल नहीं था। इस नीति पर ये काम करते थे। और अकबर ने तो अलग से सभी धर्मों को मिला करके एक नया धर्म भी चलाया था, दीन इलाही, है ना। तो यहाँ पर धार्मिक कट्टरता क्या है, बहुत ही न्यूनतम स्तर की है, ठीक। लेकिन औरंगजेब जो था वह
रूढ़िवादी भी था, मतलब कि इस्लाम की जो प्राचीन परंपराएं थी उनको पूरे रूप से मानता था, उनका पालन करता था, और अपने धर्म को लेकर के वो प्योर इस्लामी यानी कट्टर भी था। ठीक, एक तो ये। दूसरा, केंद्रीय करण को प्रोत्साहित करना, मतलब अपने साम्राज्य में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था। यह भी एक प्रमुख कारण था। अकबर वगैरह के समय में आप देखेंगे तो झंडा सिर्फ होता था बादशाह का, बाकी सूबेदारों को पूरा अधिकार था। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का सुदूर दक्षिण तक विस्तार। अब देखिए दक्षिण तक विस्तार में समस्या क्या है। जैसे ही गोदावरी नदी को पार करके जो भी मुगल साम्राज्य दक्षिण तक बढ़ेगा तो साम्राज्य बड़ा कर लेने में बहादुरी नहीं है, उस साम्राज्य को बनाए रखने में भी क्या होगी, बहादुरी होगी। तो खर्च बहुत अधिक हुआ, संसाधनों का अधिक दुरुपयोग हुआ, बड़ी सेना रखनी पड़ी, ये सारी चीज़ें भी क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा आप देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठा, है ना, से संघर्ष। मराठा अपने टाइम में जो ये समय है, इस समय ये सबसे मतलब कि अगर देखा जाए जो छोटे छोटे राज्यों में अगर किसी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उनमें सबसे ताकतवर शक्तियों के रूप में मराठा थे, जिनसे क्या हुआ, मुगल भिड़ गए। एक तो इनको यहाँ नुकसान होगा। उसके बाद जो राजपूताना से संबंध था, जो राजस्थान वाला क्षेत्र था, जिससे अकबर ने बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी एक अकबर ने ही संबंध बनाया था इनसे, राजपूतानों से एक मैत्री संबंध था इनके बीच में। बहुत सारे आप देखेंगे कि राजपूताना के लड़कियों की शादियां भी मुगल साम्राज्य में या मुगल परिवार में हुआ। तो एक संबंध इनका अच्छा खासा था, जो जहांगीर और शाहजहां ने भी उसको इस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया था। लेकिन बाद में औरंगजेब के समय राजपूतानों से संबंध क्या हो गए, विच्छेद हो गया, मतलब बिगड़ गया संबंध, है ना, संबंध विच्छेद। तो ये 5 प्रमुख कारण थे जिससे मुगल साम्राज्य का भारत में क्या हो गया, पतन हुआ, यानी कि समाप्ति की ओर चला गया। ठीक, और बाद में कुछ शासक ऐसे भी हुए जो अदूरदर्शी थे, योग्य नहीं थे, उसके कारण से भी। लेकिन ये 5 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मुगल सत्ता भारत में समाप्त हुई। अब देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो लगभग 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक उत्तरवर्ती मुगल शासक भारत में रहे, लेकिन वो नाम मात्र के रह गए थे। ठीक, और ये कहानी जो शुरू होती बादशाहों के रूप में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, यानी जिसे बहादुर शाह जफर भी, है ना, जो जफर के नाम से कविताएं लिखता था, वहाँ तक की कहानी है। ठीक, ये सभी के सभी लगभग अयोग्य शासक थे जो मुगल साम्राज्य को संगठित या एकत्रित नहीं रख पाए, लड़ते झगड़ते रहे और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया। अब इसके बाद देखिए इसमें जो प्रमुख हुआ क्या, तो जब ये बिखरता चला गया तो धीरे धीरे जो सूबे थे वो स्वायत्त होने लगे, यानी कि स्वतंत्र होने लगे। ठीक, जैसे कौन कौन सा सूबा स्वायत्त हुआ, हैदराबाद, बंगाल, फिर और आगे देखेंगे आप अवध, इसके बाद पंजाब, मैसूर भी है, मैसूर, कर्नाटक भी है, पंजाब और अफ़गान या अफ़गानिस्तान। ठीक, पंजाब और अफ़गान को अलग से लिखने का एक प्रमुख कारण है। इसमें देखिए हैदराबाद, बंगाल, अवध और मैसूर, कर्नाटक, है ना, ये सब अपने अपने में क्या थे, सूबे थे। ठीक, और इनके सूबेदार थे। लेकिन जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई तो इन सब ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वायत्त घोषित करके, स्वतंत्र घोषित करके अलग से साम्राज्य की स्थापना कर ली। जबकि पंजाब और अफ़गान सूबा नहीं था, यहाँ पर विद्रोह हुए और विद्रोह के बाद किसानों का, जमींदारों का विद्रोह था और उन्होंने अपने नेता को बना करके अपने आप को मजबूत, मतलब एक अलग कर लिया, मुगल सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया। और यानी कुल मिलाकर के क्षेत्रीय शक्तियों का क्या अभ्युदय है। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे कि हैदराबाद का उदय किस प्रकार से हुआ, बंगाल में कौन कौन शासक था, अवध का संस्थापक कौन था, मैसूर, कर्नाटक। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है।
अक्सर लोग आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आगे बहुत सारे घटनाक्रम आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, पंजाब और अफगान। ठीक, तो और इसके बाद जो आपका क्रम आएगा, पहले आप यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग कि कहाँ पर किस राज्य में कौन सा राजा इस्टेब्लिश होगा, और फिर कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ आएंगी, उनको चुनौती देंगी, और किस प्रकार से, और प्रमुख यूरोपियों में जो अंग्रेज़ थे जो काफ़ी लंबे समय तक रहे, है ना, जो व्यापार से लेकर के साम्राज्य तक को इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, वह किन किन शक्तियों से किस प्रकार से उनका संघर्ष होता है और कैसे उनको विजय मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम हैदराबाद, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये छोटे छोटे राज्य जो है अपने आप को स्वायत्त राज्य के रूप में, तो हमारा जो टॉपिक था कि 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य उसका कालक्रम है। अब इसमें देखते हैं किन किन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहले यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। आइए देखिए, स्वायत्त राज्यों में जो हैदराबाद था, है ना, जिसका संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनक्लीज खां को माना जाता है। ठीक, चिनक्लीज खां को हैदराबाद का सूबेदार शाह आलम ने बनाया था। मुग़ल बादशाह शाह आलम ने इसको हैदराबाद का, शाह आलम मुग़ल बादशाह है। ठीक, और इसी को हैदराबाद का संस्थापक माना जाता है। 1724 ईस्वी में यह अपने आप को मुग़लों से स्वतंत्र घोषित करके, है ना, स्वयं नवाब बन जाता है, यानी हैदराबाद के निजाम के रूप में या हैदराबाद के नवाब के रूप में निजाम उल मुल्क को जाना जाता है ना। हैदराबाद में जो पद है नवाब का, उसको निजाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, निजाम उल मुल्क बोला जाता है, ये पद है, नाम इसका क्या है, चिनक्लीज खां, है ना। ऐसे ही बंगाल में आप देखेंगे तो मुर्शिद कुली खां है, जो अपने आप को हालांकि ये घोषणा नहीं करता किसी बात की कि नहीं हम अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन यह धीरे धीरे, है ना। अच्छा, इसको जो है फर्रुख सियर ने, यह भी मुग़ल बादशाह है, यही जो है मुर्शिद कुली खां को क्या करता है, यहाँ का नवाब घोषित करता है, और धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां अपने आप को बंगाल से, यानी कि बंगाल से नहीं, जो दिल्ली बादशाह है मुग़ल बादशाह, उनसे अपने आप को अलग कर लेता, स्वतंत्र कर लेता है। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, है ना, गद्दी पर बैठता है। इसके बाद सरफराज खान, और सरफराज खान के बाद अलवर्दी खान। यहाँ पर देखिए, सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में एक युद्ध होता है सन 1740 ईस्वी में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में 1740 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, उसे गिरिया का युद्ध कहते हैं। ठीक, कई किताबों में घिरिया भी लिखा है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया गिरिया के नाम से पूछा गया, तो आप इसे याद रखेंगे। गिरिया का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सरफराज खान पराजित हुआ और अलवर्दी खान गद्दी पर बैठ जाता है। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला जो है गद्दी पर बैठता है, और यही सिराजुद्दौला होगा जो अंग्रेज़ों को पहले टक्कर देगा, है ना। सबसे पहले जो बैटल ऑफ प्लासी है, अंग्रेज़ों का भारत में प्रथम युद्ध है जो डायरेक्ट अंग्रेज लड़ते हैं, वो कौन सा है, प्लासी का युद्ध है। और प्लासी का युद्ध नाम ही एक युद्ध, हालांकि उसे प्लासी का षड्यंत्र बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि जब हम अंग्रेज़ों का भारत में संघर्ष देखेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। फिर भी आपको बता दें, सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता क्लाइव था, और इधर से सिराजुद्दौला था। ठीक, हालांकि इस युद्ध में एक षड्यंत्र हुआ था, जिसमें एक इसी की मौसी थी घसीटा बेगम, और पूर्णिया जो बिहार में पड़ता है इस समय, पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, और सिराज का जो है मीर जाफ़र, इसका सेनापति। ये तीनों पहले से ही अंग्रेज़ों से मिले होते हैं, और जब तीनों मिले होते हैं, सेनापति ही सेना का मिला हुआ है, तो हार होना ही है। बाद में मीर जाफ़र के लड़का होता है, वो सिराज की हत्या कर देता है। तो 1757 का प्लासी का युद्ध, है ना। यहाँ तक जो है ये बंगाल की हिस्ट्री है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए, हम वहाँ पर लाकर आपको छोड़ रहे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों से नवाब जो है संघर्ष लेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से इनकी शुरुआत है। तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, जो अपने आप को केंद्र से अलग कर लेता है दिल्ली से, और उसके बाद फिर सुजाउद्दौला, ये सब आपस में क्या है, रिश्तेदार ही हैं। फिर इसका सरफराज खान गद्दी पर बैठता है। सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच में बंगाल की गद्दी के लिए युद्ध होता है 1740 ईस्वी में, गिरिया का युद्ध जो प्रमुख है। इसमें अलवर्दी खान विजित होता है। जब विजित होगा तभी क्या होगा, गद्दी पर बैठेगा, और इसके बाद सिराजुद्दौला जो है, जो इसका क्या है, दामाद है, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। देखिए, जो हम चर्चा बंगाली कर रहे थे, तो बंगाल में
सबसे पहले सिराजुद्दौला होगा जो अंग्रेज़ों को चुनौती देगा, है ना। ठीक, इस सेगमेंट को यहीं पर ख़त्म ही कर देते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को चुनौती देता है और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता कौन है? क्लाइव। ठीक, और ये जानते हैं आप कि इसमें क्या होता है? षड्यंत्र होता है। इसकी तरफ से अभी जो 3 नाम लिखे थे हमने, घसीटा बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और इसका जो है सेनापति मीर जाफ़र, ये पहले से अंग्रेज़ों से मिले होते हैं। ठीक, तो इस युद्ध में क्या है? अंग्रेज़ों की विजय होनी है। यह युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा जाता है प्लासी के मैदान में। ठीक, और यहाँ से अंग्रेज़ जो होता है उनका बंगाल पर अधिकार हो जाता है, लेकिन अंग्रेज़ बंगाल पर अधिकार होने के बाद भी गद्दी पर डायरेक्ट नहीं बैठते हैं, बल्कि गद्दी किसको मिलती है? मीर जाफ़र को मिलती है। और मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा करके एज ए कठपुतली नवाब अंग्रेज़ विशेष रूप से क्लाइव भी क्या करता है? जितना मन चाहता है उतना बंगाल से राजस्व को एकत्रित करता है, धन की उगाही करता है ना। इसीलिए कुछ इतिहासकार मीर जाफ़र को एक उपनाम देते हैं क्लाइव का गीदड़। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मीर जाफ़र क्या है? क्लाइव का गीदड़ है, मतलब कि क्लाइव के सामने इसकी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं होती है। क्लाइव जब चाहे जैसे चाहे इससे धन की उगाही करता रहता है। ठीक, बाद में मीर जाफ़र के बाद गद्दी पर मीर जाफ़र को हटा करके इसी का सेनापति मीर कासिम। ठीक, और मीर जाफ़र को गद्दी से हटाता है क्लाइव ही, क्योंकि जब क्लाइव थोड़ा सा विरोध करता है तो मीर जाफ़र जब क्लाइव को धन देने से मना करता है, यानी विरोध करता है, तो क्लाइव के द्वारा इसको हटाकर गद्दी पर फिर कठपुतली नवाब के रूप में मीर कासिम को बैठाया जाता है। क्योंकि मीर कासिम अंग्रेज़ों की हरकतों से पहले से ही परिचित होता है। ठीक, इसलिए वह गद्दी पर बैठने के बाद अपनी सेना को मजबूत करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। अंग्रेज़ों को जैसे इस बात की जानकारी मिलती है, यह भी इसको पद से हटा देते हैं और पुनः मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा देते हैं। मीर कासिम यहाँ से अभी हम आपसे चर्चा करेंगे अवध के बारे में, लेकिन यहाँ आप जानते रहिए अवध के नवाब के पास जाता है और अवध का नवाब इस समय कौन है? शुजाउद्दौला। ठीक, और शुजाउद्दौला के यहाँ ही शरणार्थी के रूप में शाह आलम द्वितीय भी रह रहा होता है। शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह है। ठीक, यह शरणार्थी के रूप में अवध के नवाब के यहाँ शरण पाया हुआ है। तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम मिल करके, इन तीनों ने मिल करके एक संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चलाया और 1764 ईस्वी में, है ना, ये जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों और इन तीनों एक साथ रहेंगे। कौन कौन? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ठीक, तो इन तीनों के और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध होगा जिसका नाम क्या होगा? बक्सर का युद्ध। ठीक, जिसमें एक तरफ तो ये 3 शामिल होते हैं। कौन कौन से? मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब है, उसको पद से हटा दिया गया है। दूसरा शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, और तीसरा व्यक्ति है शाह आलम द्वितीय जो शरणार्थी के रूप में शरण पाया हुआ है अवध के नवाब के यहाँ। ठीक, तो इन तीनों में एक तिकड़ी बनती है और इन तीनों के खिलाफ कौन है? अंग्रेज़ हैं, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व इस युद्ध में हेक्टर मुनरो करता है। कौन करता है? हेक्टर मुनरो। ठीक, इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होते हैं, है ना, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये तीनों हार जाते हैं। मीर कासिम में मारा जाता है। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 दौर की संधि होती है, एक इलाहाबाद की संधि, दूसरी बनारस की संधि, और बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। ठीक, क्लाइव जो है वहाँ पर जनरल के रूप में काम करता है, गवर्नर बन करके। तो इस तरीके से बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक, बाकी अभी जब हम यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे और अंग्रेज़ों का क्षेत्रीय शक्तियों से टकराव देखेंगे तो फिर एक बार चर्चा करेंगे शॉर्ट में वहाँ पर। तो इस तरीके से बंगाल पर अंग्रेज़ों का कब्जा यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है। आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अवध और मैसूर में भी देखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर भी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरती हैं और अंग्रेज़ों से टकराती हैं। ठीक
है ना। ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों से टकराना चूँकि घटनाक्रम में आ रहा है इसलिए हम चर्चा करते रहे, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से यूरोपीय आगमन भारत में होता है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, इस क्रम को भी हम देखेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। कहीं कोई दिक्कत आती, कोई चीज़ नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।